हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई पूरे मन से आप लोग कर रहे होंगे ताकि नीट और आईआईटी को जो है आप चुटकी में आपको खार फेंके। तो चलिए आज मैं आईआईटी का क्वेश्चन बैंक बनाने जा रहा हूँ ग्रेविटेशन चैप्टर का। किसका बनाने जा रहा हूँ? ग्रेविटेशन चैप्टर का। तो आप लोग देखना एकदम बहुत आसान चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। यदि आपके पास थ्योरी है तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो वही लोग इसमें क्लास करेंगे जो पहले एक बार पढ़ चुके हैं, उनके लिए ही अच्छा रहेगा। और मैं बोल रहा हूं कि जो लोग नीट का स्टूडेंट हैं ये डरिएगा नहीं कि आईआईटी का पूछे, या नीट में यहाँ से डिजिट टू डिजिट उठा करके डाल देता है। बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। और एक बात याद रखोगे कि यदि आप इसको कर लेते हो ना तो फिर लो लेवल का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ये भी कोई खास, ये आईआईटी का जे मेंस का क्वेश्चन जस्ट लाइक इक्विवेलेंट होता है नीट का, थोड़ा सा लेवल हाई होता है। तो थोड़ा हाई लेवल भी बनाना जरूरी होता है। यदि आप हाई लेवल बना करके थोड़ा सा जाएंगे ना तो नीट के क्वेश्चन को एकदम आप चुटकी में उड़ा दीजिएगा। इसलिए आप आईआईटी का क्वेश्चन बैंक, नीट को क्वेश्चन बैंक जरूर बनाना, और मैं बनाऊंगा भी। और यदि ये काम करके जाओगे ना तो हर हाल में आप नीट और आईआईटी के क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ग्रेविटेशन चैप्टर। उम्मीद करते हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको एक बार पहले से पढ़ चुका होगा। तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा आपका। ट्रू और फॉल्स है। कहता है कि इट इज पॉसिबल टू पुट एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के मतलब तो समझ ही रहा होगा। जैसे नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का कौन है? मून है। तो जो मनुष्य द्वारा यानी कोई आदमी द्वारा जो है सैटेलाइट जब सेट किया जाता है तो वो क्या होता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। कोई भी साइंटिस्ट कर सकता है। into orbit in such a way that it will always remain directly over न्यू दिल्ली। क्लियर है ना? तो न्यू दिल्ली के जस्ट क्या है? ऊपर है। क्लियर? तो ये कहता है कि ट्रू और फॉल्स। ये फॉल्स होगा कि ट्रू होगा? न्यू दिल्ली जो है इक्वेटर पर तो है नहीं। अरे इंडिया इक्वेटर पर नहीं ना है। इक्वेटोरियल प्लेन पर, इक्वेटोरियल यानी इक्वेटर जो है उस पर तो ये बसा हुआ है नहीं। ये इस तरह का जो है यही अर्थ है। तो अर्थ जो है इंडिया लगभग यहाँ पर बसा हुआ है नहीं, और इक्वेटर ऐसा होगा ना। तो इक्वेटर पर तो न्यू दिल्ली है नहीं, ये इंडिया में। तो कहता है इट इज पॉसिबल टू पुट एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट इन सच ए वे दैट इट विल ऑलवेज रिमेन डायरेक्टली ओवर न्यू दिल्ली। तो ऑर्बिट जो है इसके चारों तरफ होगा ना, इक्वेटर पर तो है नहीं। तो ये क्या होगा? फॉल्स या ट्रू? पॉसिबल नहीं होगा यानी फॉल्स होगा। ऐसा इसलिए न्यू दिल्ली इक्वेटर पर नहीं है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं। तो न्यू दिल्ली इक्वेटर पर नहीं है क्योंकि इंडिया यहाँ पर है, इंडिया में ही न्यू दिल्ली है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या करता है? ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। कहता है assertion कि an astronaut in an orbiting space station above the earth experiences weightlessness। मतलब वेइंग मशीन क्या बता रहा है? जीरो वेट। कहता है कि an object moving around the earth under the influence of earth gravitational force is in a state of free fall। सही बात है? नहीं, क्यों? क्योंकि एक तो अर्थ फोर्स लगा रही होगी और दूसरा फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा।
क्लियर है? तो नेट फोर्स इस पर क्या हो गया? नेट फोर्स क्या हो गया? क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड द अर्थ, नेट फोर्स क्या होगा? 0। लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब देखा जाए, इधर वाला फोर्स यदि हट जाए तो ये क्या होगा? फ्री फॉल हो जाए? नहीं, तो फ्री फॉल के केस में भी क्या होगा? वेइंग मशीन क्या होगा? वेट 0 बताएगा। तो यहां पर कहता है एन एस्ट्रोनॉट इन एन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन एबव द अर्थ एक्सपीरियंस वेटलेसनेस। क्यों? क्योंकि वहां पर भी क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर देता है? बैलेंस कर देता है। क्लियर है ना? तो एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल। जाहिर बात है फ्री फॉल में भी क्या होगा? आपका वेइंग मशीन का रीडिंग क्या हो जाएगा? 0। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ये वाला हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए ना, फ्री फॉल के केस में यदि ये वेइंग मशीन पर होता, दोनों का एक्सेलरेशन जी है नहीं, तो क्या हो जाएगा? वेइंग मशीन का रीडिंग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ शुड बी रेडियन पर सेकंड में निकालना है in order to make effective acceleration due to gravity at equator equal to 0। इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? इफेक्टिव g इफेक्टिव बराबर, या g डैश जो मानना है मानिए, g माइनस क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा होता है, वेयर लैम्डा इज लैटिट्यूड। तो लैम्डा जो होगा इक्वेटर पर क्या होगा? एट इक्वेटर लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? 0 होगा ना? इक्वेटर पर लैम्डा क्या होता है? 0 होता है। तो cos 0 1 हो जाएगा ना? तो कितना हो जाएगा? g डैश शुड बी इक्वल टू g माइनस, ये अर्थ सरफेस का हो गया जी 9.8 जिसको मैं बोलता हूँ, ओमेगा स्क्वायर r cos 0 1। अब कहता है कि g इफेक्टिव क्या है? 0 इक्वल टू 0, तो इसको आप 0 कर दो, तो g माइनस ओमेगा स्क्वायर r, यहां से ओमेगा स्क्वायर r बराबर g कितना हो जाएगा? आपको ओमेगा फाइंड करना है, तो ओमेगा बराबर रूट अंडर g बाई r। g का वैल्यू 9.81, ये हो जाएगा 6400 किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में इतना करना होगा, ये आपका हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? नोट करो इसको जल्दी फटाक से बन। ये आपका आफ्टर कैलकुलेशन जो है इतना आ रहा है, इसको कैलकुलेट कर लेना। आप लोग क्या करोगे ना कि इसको 10 लेकर के कैलकुलेट कर दोगे, बहुत आसानी से हो जाएगा कैलकुलेट। 0.001237 के करीब आ रहा है। इसको आप लिख सकते हो कितना? डेसिमल को यहाँ पर करोगे तो 1.27 है, तो राउंडिंग ऑफ कर दिया जाएगा, -3 रेडियन पर सेकेंड, यानी इसको लगभग 1.234 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? तो ये आपका आ जाएगा 1.234 10⁻³ क्लियर है ना? तो आप इसको कैलकुलेशन करना होगा तो सीधे क्या कर देना है? ऊपर वाला को 10 लेकर के चल देना है। क्लियर है? ये लगभग आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ नंबर देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ द रेडियस वेक्टर टू ए प्लेनेट फ्रॉम द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यही बात है, सेकंड लॉ क्या कहता है कि इक्वल एरिया स्वेप्ट बाय पोजीशन वेक्टर in equal time interval are equal. This law is a consequence of conservation of angular momentum. ये तो थ्योरी है, पता है ना, नहीं पता है तो देखोगे। यही मान लेते हैं कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करता है, अर्थ रिवॉल्व करता है, नहीं तो अर्थ रिवॉल्व करती है, ये सन रहा, दो फोकस होता है इलिप्स का और एक फोकस पर क्या होता है, सन होता है, नहीं यही सन, तो सन से जो पोजीशन वेक्टर होगा यही होगा ना। तो मान लो कि अभी अभी यहाँ पर टी का वैल्यू 0 है, ये पॉइंट पर है, ये जो है अर्थ टी का वैल्यू टी पर v पर चला गया, कितना पर, t बराबर बहुत छोटा टाइम लो dt, नहीं ये रहा, क्लियर है। तो ये डिस्टेंस जो है dt टाइम में क्या होगा, बहुत कम होगा, ये लगभग जो है इस एरिया के रेस्पेक्ट में इस एरिया को क्या कर देगा, नेग्लेक्ट, यानी ये लगभग ट्रायंगल जैसा एरिया काम करेगा नहीं, और ये लार्ज एरिया में इसको थोड़ा सा एरिया कर देगा तो क्या फर्क पड़ेगा, क्लियर है। तो इसका जो है एरिया क्या हो जाएगा, हमें तो कंप्लीट ऐसा ट्रायंगल मान लो, क्लियर है, ठीक है। तो ऐसा ट्रायंगल रहे चाहे कोई भी रहेगा, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्लियर है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो dt टाइम में छोटा एरिया बनेगा da, हाफ इंटू बेस, बेस हो गया इंटू हाइट, तो ये एंगल कितना बनेगा, बहुत छोटा dt टाइम में एंगल कितना होगा d थीटा, तो ये लंबाई हाइट जो हो जाएगा ये लगभग क्या हो जाएगा आर डी थीटा हो जाएगा ना, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर से, क्लियर है, अप्रॉक्स आर डी थीटा हो जाएगा, तो आर डी थीटा, क्लियर है। तो ये हो गया बेस इंटू हाइट, हाइट हो गया आर डी थीटा, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करो कि दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 और डी थीटा बाई क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, यही होता है ना, ये रहा डी ए बाई डी टी। अब यहाँ पर क्या करो कि अर्थ का मास m मैं मानता हूँ, अरे सन के रेस्पेक्ट में तो ये क्या होगा, छोटा ना होगा, बहुत छोटा होगा, तो पार्टिकल जैसा काम करेगा, तो एम आर स्क्वायर मास से ऊपर नीचे गुना कर दिया, तो सन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, उसका मास काफी छोटा होगा, पार्टिकल जैसा काम करेगा, डी थीटा बाई डी टी को क्या बोला जाता है, ओमेगा, एम आर स्क्वायर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई 2m इनटू ओमेगा, आई ओमेगा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। इसका मतलब कि dA बाई dt इज इक्वल टू क्या हो गया L बाई 2m, तो अर्थ का मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि सन जो है अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, इधर नहीं, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर है। तो इस फोर्स के कारण इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस फोर्स को आगे पीछे बढ़ाते हैं वही लाइन ऑफ एक्शन देता है, नहीं तो ये सन जो है उसी लाइन ऑफ एक्शन पर पहुंच जाएगा, तो सन का ये सेंटर जो है इसी लाइन ऑफ एक्शन पर पहुंच जाएगा, तो लाइन ऑफ एक्शन पर कोई पॉइंट लाई करता है तो उस फोर्स के कारण टोटल टॉर्क क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। जब टोटल टॉर्क 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू होता है dl बाई dt। जब नेट टॉर्क 0 हो जाएगा तो dl बाई dt क्या लिख सकते हो, 0। तो किसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, कांस्टेंट का।
इसका मतलब कि एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू शुड बी कांस्टेंट। ओके, तो ऊपर वाला कांस्टेंट नीचे वाला कांस्टेंट पूरा कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं, इसलिए डीए बाई dt क्या होता है, कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ, dt टाइम में एरिया डीए, तो 1 सेकंड में कितना, डीए बाई dt। अब देखो 1 सेकंड में डीए बाई dt, क्लियर है, तो dt टाइम में कितना एरिया, डीए, फिर dt टाइम लोगे तो फिर डीए, फिर dt टाइम लोगे तो फिर डीए, तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर हुआ कि नहीं, इक्वल एरिया कवर हुआ। तो इसमें कौन कांस्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप देखोगे, कहता है कि ये जियो स्टेशनरी, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी, जियो मतलब दोस्तों होता है अर्थ, क्या होता है, अर्थ, और स्टेशनरी का मतलब होता है एट रेस्ट। तो अर्थ के रेस्ट में जो रेस्ट में सैटेलाइट दिखाई देगा दैट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो अर्थ के रेस्ट में कब दिखाई देगा, जितना अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी होगा उतना ही किसका होगा, सैटेलाइट का होगा। नहीं, तो दोनों का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। जब दोनों का ओमेगा सेम होगा तो टाइम पीरियड सेम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का यदि ओमेगा सेम होगा तो ओमेगा बराबर ओमेगा ए बराबर ओमेगा भी लिखोगे, और ओमेगा बराबर 2π/t होता है, तो निश्चित रूप से टाइम पीरियड दोनों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सेम हो जाएगा, TA बराबर TB। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड अर्थ के सैटेलाइट के बराबर होता है। तो अर्थ का कितना टाइम पीरियड होता है अपने एक्सिस पे, 24 आवर ना, क्लियर। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी कितना होगा, 24 आवर होगा। अब आगे क्या कहता है कि ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट हाइट 6 r above the surface of the earth where r is the radius of the earth। the surface is 6 r, तो सेंटर से हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो एक और जुड़ जाएगा 7 r। टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट एट ए हाइट ऑफ 2.5 r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, तो निश्चित रूप से ये यदि अर्थ है, क्लियर, और ये सैटेलाइट, इस पाथ पर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा होगा, नहीं इस पे सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा होगा। तो कहता है कि एक का ये तो रेडियस आर है, और एक सरफेस सेंटर से कितना दूरी पर है, 7 r, और दूसरा जो है सरफेस से कितना दूरी पर होगा, ठीक है। दूसरा जो है सरफेस से कितना दूरी पर है, ये दूसरा है 2.5 r, तो सेंटर से कितना हो जाएगा 3.5 r, क्लियर। अब यहां पर केप्लर्स थर्ड लॉ आप लोग जानता होगा, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² होता है, कितना हो जाएगा T2/T1 स्क्वायर, सॉरी r3, ये r3 होता है, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा T2/T1, तो ये स्क्वायर को इधर करोगे तो क्या हो जाएगा R2/R1, पावर कितना होगा दोस्तों 3/2 हो जाएगा। नहीं, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो आपको इसके लिए ना निकालना है, तो T2/T1 इज इक्वल टू
R2 हो गया 3.5 R और ये हो जाएगा 7 R, पावर कितना 3/2। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये कितना, ये भी 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, डेसिमल हटाएगा तो 70 होगा और 35 टू जा कितना 70, तो 1/2 टू द पावर 3/2। इसका मतलब कि 3 को अंदर कर दोगे तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 2 को में से 1 बाहर हो जाएगा तो 1/2 अंदर रह जाएगा, इतना हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब यहां से आपको फाइंड करना है कितना T2, तो T1 डिवाइडेड बाय 2√2। T1 कितना है, T1 आपको कितना दिया था, T1 आपको नहीं दिया हुआ, तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, अर्थ के बराबर होगा ना, तो 24 आवर्स बाय 2√2। क्लियर है, तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, रेशनलाइज करोगे तो ऐसा हो जाएगा, यानी 6√2 और √2 का वैल्यू कितना पुट कर सकते हो 1.414। क्लियर, 6√2 के टर्म में रहने दो ना, क्या को इतना कर रहे हो, तो 6√2 आवर, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो √2 से, नहीं अरे यार कहाँ चला गया। क्लियर है, यहाँ पर आंसर आपका हो गया 6√2 आवर। √2 का वैल्यू पुट कर सकते हो, पुट कर लेना आप। क्लियर, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कहता है, द मासेज एंड रेडियाई ऑफ अर्थ एंड मून आर m1 एंड r1, m2 एंड r2 रेस्पेक्टिवली। क्लियर है ना, पहले वाला अर्थ का हो गया, ये मून का हो गया। देयर सेंटर्स आर डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस d apart, minimum speed with which a particle m should be projected from a point midway between two centers so as escape to infinity is। यही आपका क्या है, दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून। ठीक है, ये आपका मून है। अब यहां पर मिडवे बिटवीन टू सेंटर्स, मिडवे मतलब बीचों बीच, दोनों सेंटर के बीचों बीच। क्लियर, कहता है कि मिनिमम कितना पार्टिकल को वेलोसिटी दिया जाएगा ताकि ये इंफिनिटी पर पहुंच जाए, यही है ना, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है, तो निश्चित रूप से ये भी डिस्टेंस d/2 हो जाएगा और ये भी डिस्टेंस d/2 हो जाएगा और मास सेम हो गया। नहीं, अब यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इसको जब प्रोजेक्ट किया जाएगा। इसका मिनिमम जो है वेलोसिटी आपसे डिमांड कर रहा है, तो मान लेते हैं कि शुरू में अभी अभी इसके पास कौन कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा, और इंफिनिटी पर जाएगा तो पोटेंशियल भी 0, काइनेटिक भी 0। क्लियर है,
यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो इसके कारण इसका m1 है, रेडियस कितना है r1, इसका मास m2 और रेडियस कितना r2। क्लियर? तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस जी m1 इंटू m1 इंटू m बाई r हो जाएगा d/2 प्लस ये भी निगेटिव, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस जी m2 इंटू m बाई d/2 कैपिटल जी है। काइनेटिक हो जाएगा हाफ mv² बराबर 0। ये भी है इसके वेलोसिटी कितना मिनिमम दिया जाएगा, भी रहने तो ना क्या कोई क्लियर। यहां से आप भी जो है फाइंड कर लो, तो हाफ mv² शुड बी इक्वल टू, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2g बाई d और m भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ m1 प्लस m2 बच जाएगा और राइट साइड आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा ना। क्लियर? ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर ध्यान दो, इधर m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, आपको निकालना क्या है v निकालना है, तो 2 उधर चला जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4g बाई d इंटू m1 प्लस m2 का अंदर। सब सही है? क्लियर है? नोट करना जल्दी। ठीक है यहाँ तक। बहुत स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये क्वेश्चन में तो R1 R2 दिया हुआ है लेकिन आप यूज कहीं किए ही नहीं। यार आपको मैं बता दे रहा हूँ कि टोटल डेटा कोई जरूरी नहीं कि यूज ही होगा। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है ना? बहुत कीजिएगा तो 4 को रूट 4 को बाहर 2 निकाल सकते हो, नहीं या इतना ही आंसर छोड़ सकते हो, तो 2 रूट अंडर g बाई d a1 प्लस m2, ये रहा आपका दोस्तों आंसर। क्लियर है ना? यानी इतना मिनिमम वेलोसिटी आपको देना होगा, यही आपका हो गया v मिनिमम। जैसे एकदम इतना मिनिमम दो, बहुत ज्यादा दे दोगे तो इंफिनिटी पर तो जाएगा, इतना मिनिमम दोगे जाके इंफिनिटी पर जाके 0 हो जाएगा उसका वेलोसिटी। क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7। कहता कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विथ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ द मिनिमम वैल्यू नीडेड फॉर इट टू एस्केप। यानी जितना काइनेटिक एनर्जी होता है ना उसका हाफ वैल्यू देना है। क्लियर है? द हाइट टू व्हिच इट राइजेज अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर है? देखो जब भी यहाँ पर क्या होगा ना कि अभी यहाँ पार्टिकल है फिर यहाँ हो गया, तो सीधे दम मैकेनिकल एनर्जी ही कंजर्व करना है, बाकी कुछ दिमाग लगाना ही नहीं। क्लियर है? ये था क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूं, ये रहा अर्थ। अर्थ के ऊपर यही एक पार्टिकल है जिसको कितना मिनिमम वेलोसिटी दिया जाए। क्लियर? कितना मिनिमम कहता है कितना हाइट तक जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का हाफ वैल्यू दिया जा रहा है। क्लियर है? रेडियस होगा अभी काइनेटिक का हाफ देना, काइनेटिक क्या देना है हाफ। तो कहता है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विथ ए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ द मिनिमम वैल्यू नीडेड फॉर इट टू escape। नहीं तो इसके वेलोसिटी का
स्केप वेलोसिटी के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसका क्या लेना है, हाफ। तो स्केप वेलोसिटी कितना, v कितना होता है स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला 2gm बाई r होता है। और सरफेस जब फायर करते हैं तो स्केप वेलोसिटी यही होता है ना, 2gm बाई r। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, यही हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ये हो जाएगा हाफ m इंटू स्क्वायर करोगे तो 2gm बाई r, मतलब कि gmm बाई r हो जाएगा। क्लियर है? क्या कहता है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपॉर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विथ ए काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू हाफ ऑफ द मिनिमम वैल्यू नीडेड फॉर इट टू स्केप। तो स्केप वेलोसिटी के लिए इतना फार्मूला होता है, तो स्केप वेलोसिटी के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी इतना हो गया, इसका हाफ देना है। यानी यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी दिया जा रहा है उसका क्या है, हाफ, यानी k/2 यहाँ काइनेटिक एनर्जी दिया जा रहा है। तो कहता है कितना हाइट तक पहुंचेगा, तो मान लो ना कि h हाइट तक जाएगा, नहीं सरफेस से कितना, h हाइट। आपको निकालना क्या है, हाइट टू विच इट राइजेज अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ से ही हाइट में मापा। अब इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो A पर होगा वही B पर होना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी, ये आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट A बराबर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट B। तो यहाँ से टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ये समझाने के लिए हम लिख रहा हूँ, ऐसे हम डायरेक्ट कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, सॉरी बी। क्लियर है ना? ये रहा। अब बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी on both sides we get our result। पोटेंशियल एनर्जी पर कितना हो जाएगा, -gmm बाई कैपिटल आर। काइनेटिक का हाफ gmm, उसका हाफ 2r हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी -gmm बाई r प्लस h प्लस काइनेटिक एनर्जी 0। अरे वो हाइट तो पूछ ही रहा है, तो वहां पर जाके वेलोसिटी 0 हो गया होगा, नहीं। तो आपसे डिमांड कर रहा है h यहां से फाइंड कर लो, एक ही तो अननोन है। तो देखो ना यहाँ पर कितना कॉमन कर लोगे, gmm या gmm बाई, केवल gmm ही कॉमन करो ना, उधर तो r कॉमन होगा नहीं। ये हो जाएगा कितना, -1/r प्लस 1/2r इक्वल टू -gmm बाई r प्लस h। ये आपका कैंसिल हो गया। कितना हो जाएगा फर्दर, ये माइनस, ये कितना हो जाएगा 2r एलसीएम, यहाँ पर -2 प्लस 1, इधर -1/r प्लस h। ये -1 आ जाएगा, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, तो 1/2r इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/r प्लस h। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऐसा हो जाएगा, h का वैल्यू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। नहीं, यानी हाइट कितना हो जाएगा, r। क्लियर? हाइट हो जाएगा दोस्तों r के बराबर। ठीक है, तो इसको आप जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब आप लोग प्रैक्टिस करते जाना। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 number. This the ratio of Earth's orbital angular momentum about the Sun to its mass is 4.4 10 to the power 15 meter square per second. Ratio of Earth's orbital angular momentum about the Sun, तो L by M दिया हुआ है, तो द मास ना 4.4 इंटू 10 पावर 15, ये आपको दोस्तों दिया हुआ है क्वेश्चन में। द एरिया इंक्लोज्ड बाय अर्थ्स ऑर्बिट इज अप्रोक्सीमेटली, तो एरिया कितना होगा यही आपसे डिमांड कर रहा है, क्लियर है। तो अभी मैं देखा था dA बाई dt बराबर L बाई 2m, ये था ना। L बाई 2 का वैल्यू, L बाई 2 का वैल्यू, सॉरी L बाई m का वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्लियर है। द एरिया इंक्लोज्ड बाई अर्थ ऑर्बिट कितना हो जाएगा 4.4 इंटू 10 पावर 15 बाई 2, क्लियर, ठीक है ना। यहाँ तक इतना आप फर्स्टली नोट करो, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर ध्यान दो, इधर कहता है एरिया इंक्लोज्ड बाय द अर्थ ऑर्बिट इज अप्रोक्सीमेटली, तो सन के चारों तरफ अर्थ मूव कर रही है, नहीं यही इलिप्टिकल पाथ पे क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, इधर एक फोकस ये है, दूसरा फोकस ये है, और कोई एक फोकस पर सन है, क्लियर है। तो यहाँ पर अर्थ जो है ये रिवॉल्व कर रही है, नहीं तो अर्थ सन के चारों तरफ कितना दिन में एक चक्कर लगा देता है, 365 दिन। 365 दिन 6 घंटा समथिंग होता है, 6 आवर समथिंग मिनट, उसको लगभग हम लोग 365 ही लेकर के चलता हूँ, और 6 आवर्स इसलिए 4 साल में एक लीप ईयर हो जाता है। 6 आवर 4 साल में कितना होगा, एक दिन बढ़ेगा ना। तो यहाँ पर dt टाइम में एरिया कितना बढ़ रहा है, dA, तो 1 सेकेंड में एरिया कितना शिफ्ट होगा, dA बाई dt। तो 365 दिन में इतना डेज में इससे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा ना, dA बाई dt इंटू 365 डेज, क्लियर। तो यहाँ पर dA बाई dt इंटू 365 डेज, इतना दिन में एरिया, तो इधर भी तो गुना होगा। अरे नहीं गुना करोगे तो यहाँ देखो ना, dA बाई dt इतना है कि नहीं, तो इसी के बराबर ना कर लिखोगे 4.4 इंटू 10 पावर 15 डिवाइडेड बाई 2, 365 डेज को सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर 1 सेकंड था, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितना करते हैं, एक दिन में 24 घंटा है, 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, यही आपका एरिया बनेगा मीटर स्क्वायर। इसको सोल्व करना जो आएगा आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। चलो यार सोल्व तो करो तुम लोग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं जा रहा हूं। 9th नंबर क्वेश्चन क्या करता है, कहता है कि इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वेयर श्रिंक मतलब सिकुड़ गया, मतलब रेडियस घट गया, बाय 1% इट्स मास रिमेनिंग सेम, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, g इज इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर, ये कैपिटल जी है, ये स्मॉल जी है, इसका वैल्यू होता है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, नहीं ठीक है, इसका वैल्यू काफी कम होता है। अब r का वैल्यू श्रिंक कर रहा है, तो g क्या होगा, बढ़ेगा, क्या सोचना है, नहीं यदि परसेंटेज पूछ देता तब, तो इसका 1% क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये पावर गुना हो जाता है, 2% ये बढ़ेगा, इसमें
क्या बात है, क्लियर है ना। जब परसेंटेज पूछता है तो ये 2% बढ़ जाता है, अब पूछता है परसेंटेज। चलिए देखो यहाँ पर देखना 10 नंबर क्वेश्चन क्या करता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ g is the acceleration due to gravity on the earth's surface, gain in potential energy of an object of mass m raised from the surface of the earth to height equal to r, h height, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग जानता होगा mgh डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाई r, ठीक है। रेडीमेड फॉर्मूला पुट कर दो मेरा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ फॉर्मूला जरूर याद रखो, फॉर्मूला याद रहेगा तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो 1/2 mgr, mgh मत कर देना, क्लियर है ना। ये mgh कब पोटेंशियल एनर्जी होता है, जब h का वैल्यू काफी स्मॉल होता है r के रिस्पेक्ट में। तो h काफी कम होगा, ये चीटी ये हाथी तो भाग देंगे तो लगभग क्या होगा 0, तो mgh आ रहा है mgh बाई 1 हो जाएगा, क्लियर है ना। h जब काफी स्मॉल होता है तब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं h मच लेस देन r, देयरफॉर डेल्टा E बराबर mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आप लोग वर्क पावर एनर्जी में mgh करता था, ये कब होता है, स्मॉल हाइट के लिए होता है, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखोगे, एकदम सब देखो क्वेश्चन जो है आसानी था, क्लियर है ना। कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन वेयर हाफ कर दिया है, इट्स प्रेजेंट वैल्यू लो। कहता है द नंबर ऑफ डेज इन ईयर वुड हैव बीन, वही केपलर सेकंड लॉ, नहीं डिस्टेंस को हाफ कर दिया है, तो t2 बाई t1 बराबर r2 बाई r1 पावर कितना 3/2 बन गया। t2 फाइंड कर लेना है, t1 हो जाएगा कितना 365 डेज था, डेज नहीं रहने को इसको, नहीं लास्ट में डेज पुट कर देना ना। इधर r2 इज हाफ हो गया है 3/2, 1/2 के पावर हो जाएगा 3/2, मतलब 1/2√2। इसको समझ में सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेडिकल वाला को दिक्कत हो रहा होगा। चलिए ना मैं बता रहा हूँ, इसको स्टाइल में ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, क्या प्रॉब्लम है। अरे पावर पर पावर होता है, पावर गुना ना होता है, तो 3/2 को ऐसे नहीं लिख सकते, 1/2 into 1/2 into 1/2। रूट में 2 गो में एगो बाहर होता है, तो 2 गो में एगो बाहर हो जाएगा, तो 1/2 एगो तो अंदर रह ही ना जाएगा रूट में, इसलिए इसको 1 का रूट 1 ही होता है, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, क्लियर। चलिए 365 डे में इससे डिवाइड कर दो, जो आएगा आंसर हो जाएगा 365 डिवाइडेड बाई 2√2, तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर दो, रेशनलाइज हो जाएगा, तो नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर √2 हो जाएगा, नहीं क्लियर। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना लगभग आ जाएगा, √2 का वैल्यू 1 पॉइंट, कैलकुलेट हम भी कर देंगे, कर लोगे। ये देखो मैं निकाल दे रहा हूँ, तुम लोग कैलकुलेशन भी नहीं कर पाओगे ना। 1.414 और गुना कर रहा हूँ 365 से, भागा 4 डिवाइड 129 डेज लगभग आ रहा है, यानी ये कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स 129 डेज आ जाएगा। ऑप्शन में है कोई, है तो बी वाला, दिस इज करेक्ट, क्लियर है। तो चलो मैं कैलकुलेशन भी आपको ये बता दिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे, क्या कहता है, ए सैटेलाइट एस इज मूविंग इन
एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ये तो सब कोई जान रहा है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। कहता है द मास ऑफ सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ। सही बात है, और सैटेलाइट का मास कम होगा, जैसे सन के रेस्पेक्ट में अर्थ का मास कम होता है, उसी तरह सैटेलाइट का अर्थ के रेस्पेक्ट में कम होगा। कहता है द एक्सेलरेशन ऑफ एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सही तो है, और सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो उधर ही ना एक्सेलरेशन होगा यार, आगे पढ़ने की क्या जरूरत है, हो गया सही। पढ़ना चाहते तो पढ़ो। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ चेंज कैसे करेगा, कांस्टेंट होता है ना। टोटल मैकेनिकल क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि नेट टॉर्क जीरो होता है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एस वेरीज पीरियडिकली विद, ये तो होगा नहीं। द लीनियर मोमेंटम ऑफ एस रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। लीनियर मोमेंटम कैसे कांस्टेंट रहेगा? इलिप्टिकल पाथ पर क्या होता है, सन के नजदीक आता है तो स्पीड बढ़ता है, सन से दूर जाता है तो स्पीड घटता है। उसी तरह सैटेलाइट में होगा, तो स्पीड जब बढ़ जाएगा, घट रहा है, तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कभी नहीं ना। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन को देखो। ए सिंपल पेंडुलम हैज ए टाइम पीरियड t1 व्हेन ऑन अर्थ सरफेस, t2 when taken to a height r above the earth's surface, where r is the radius of the earth, the value of t2 by t1। तो सिंपल पेंडुलम अर्थ सरफेस पर होगा तो उसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है कि नहीं, तो t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी हो जाएगा। और उसी को जब r हाइट पर ले गया तो r हाइट पर g चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, g डैश बराबर g डिवाइडेड बाय कितना होता है 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर होता है, नहीं होता है, जानते हो ना। यही जब h काफी स्मॉल होता है तो ये ऊपर चला जाता है, पावर हो जाता है माइनस। तो जब h काफी स्मॉल होता है तो g इंटू 1 माइनस 2h बाई r हो जाता है। h स्मॉल होता है तब, यहाँ स्मॉल कहाँ है, r के रेस्पेक्ट में स्मॉल लेना है, r है, इसलिए ये एग्जैक्ट फार्मूला लगाएंगे। अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया जाएगा, वो अप्रोक्सीमेशन बाइनोमियल का लिया जाता है, ऊपर जाता है तो माइनस और पावर लगभग गुना हो जाता है। वो कब होगा, जब h मच लेस देन r होगा। लेकिन यहाँ पर तो कहता है कि नहीं इतना हाइट ले गया है, r तो लेस है। हाथी चिट्टी के केस में वो लगेगा, काफी स्मॉल रहेगा तब। अब r है 400 किलोमीटर, 100 मीटर ऊपर ले जाएंगे तो 400 किलोमीटर में 100 मीटर क्या है, काफी छोटा है। g 1 प्लस h, h कितना r, क्लियर। ये अंदर 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो g बाई 4 आ गया। बंद हो गया क्वेश्चन। तो टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है h है तो t2 बाई t1, इनवर्सली है तो g1 बाई g2 कितना हो जाएगा, g1 हो गया g और g2 हो गया g बाई 4, तो ये आ जाएगा 2 नहीं, तो t2 बराबर 2t1 दिया भाई क्या। A simple pendulum has time period t1 when on the earth surface, t2 when taken to r above the surface। दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो t2 by t1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, नहीं सही है, चलिए सही है। t2 by t1 2 हो जाएगा, क्लियर है ना। सब आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूँ। अब जो नीट वाला जो कंफ्यूजन आप लोग का रहता है ना, जाकर के ग्रेविटेशन में बनाइएगा, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिला होगा, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, इसलिए आज से तो बिलीव करो यार। चलो नेक्स्ट
A geostationary satellite or orbits around the Earth in a circular orbit of radius 36,000 किलोमीटर। समझ कर रहा है ना? अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, काफी ज्यादा ना है। Then the time period of a spice satellite, एक जासूस वाला सैटेलाइट है, orbiting a few hundred kilometers, few मतलब समझिए छोटा चींटी, few मतलब समझ आना चींटी, 100 किलोमीटर है मतलब अर्थ सरफेस, तो few किलोमीटर है यार, तो अर्थ सरफेस का अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, अब थोड़ा सा फ्यू थोड़ा सा, तो लगभग 6400 ही किलोमीटर माना जाएगा। 6400 किलोमीटर में 600 आप ये 100 मीटर जोड़ ही दोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं, समझ गए ना? फ्यू हंड्रेड किलोमीटर यहाँ पर मान लो कि 500 ही किलोमीटर है, फ्यू हंड्रेड किलोमीटर, 500 किलोमीटर रहेगा तो भी तो ये काफी ज्यादा है। हाथी प्लस सिटी उसको लगभग 64 किलोमीटर माना जाएगा, नहीं? ठीक है, तो अर्थ सरफेस के नजदीक जो टाइम पीरियड होता है, रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड कितना होता है? रूट अंडर आर जी बाई आर, लेने पड़े थे। कितना होता है? रूट अंडर आर बाई जी, तो ये लगभग आ जाता है 84.6 मिनट्स, इतना लगभग होता है। 84, तो 84 करने का तो 1 घंटा से ज्यादा नहीं, 1 घंटा तो होगा नहीं, आधा घंटा तो होगा नहीं, 1 घंटा से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि फ्यू किलोमीटर है, तो 2 आवर्स तो आ रहा है। ऐसे इसको बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। चलो देखते हैं, वही फॉर्मूला T2 बाई T1 इक्वल टू रूट अंडर R2 बाई R1। R2 कितना हो जाएगा? कहता है geostationary satellite orbits around the earth in a circular orbit of radius कितना? 36,000 किलोमीटर डिवाइडेड बाई ये अर्थ रहा आपका, क्लियर? अब फ्यू किलोमीटर्स पर एक और है, फ्यू किलोमीटर्स पर, और एक और इसमें जो है ये आपका अर्थ है, और इसका जो है 36,000 किलोमीटर है। ये फ्यू है, मतलब लगभग अप्रॉक्स कितना? 400 किलोमीटर ही होगा ना, नजदीक में है 400। कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा एट से काट देना, 8 से नहीं 4 से काट दीजिए। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 45, नीचे हो जाएगा 8। ये कितना आ रहा है? भाग देना, ये आपका आ रहा है लगभग
45/8 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग। ओह सॉरी, गलती हो गया, 1 सेकेंड, सॉरी। पावर 3/2 ना होता है जी, केपलर्स लॉ 3/2 छूट गया, तो आप ऐसा कर दो ना इसको, इसमें 1/2 पावर को अंदर कर सकते हैं और 3 को बाहर, तो ऐसा करने दो, 3 कटने से बच जाओगे। क्लियर? तो ये आपका आ जा रहा है कितना, रूट में लगभग 2 के बराबर, यानी अप्रॉक्स 8 आ जाएगा नहीं, और 8 पॉइंट समथिंग कितना आ रहा था, इसको भागिए तो ये आ रहा था 2.37 आ रहा था, 2.4 लिखो ना, 2.37 का क्यूब, ये कितना आ जाएगा, इसका आपका वैल्यू आ रहा है लगभग 13 आ रहा है, लगभग कितना आ रहा है, 13। अब आपको उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, T1 बाई ध्यान देना इधर, ये T2 कितना था, T2 मैं इसको लिखा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, T2 मैं इसको मान लिया और इसको T1 मान लिया, उससे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको T1 फाइंड करना है, तो T2 क्या हो गया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो गया ना, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 24 घंटा होगा, तो T1 बराबर T2 बाई 30, T2 हो गया 24 घंटा, यानी अप्रॉक्स 1 पॉइंट समथिंग, यानी 2 आवर। वन से ज्यादा होगा, अप्रॉक्स 2 आवर। क्लियर है, लिख सकते हो ना, यानी अप्रॉक्स 2 आवर। ये आप भाग दोगे तो लगभग आ रहा है 1.84, तो 1.84 को राउंडिंग ऑफ करोगे तो क्या होगा, 2 आवर्स आएगा ना, 1.84 के करीब आ रहा है, 1.846 आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, 1.85 हो जाएगा, तो इसको अप्रॉक्स में हम लोग 2 घंटा नहीं लिख सकते क्या, क्लियर, क्योंकि 1.85 यदि ऑप्शन होता तब तो मान लेते, नहीं ऑप्शन है तो उसका नियरेस्ट वैल्यू को हम लोग राउंडिंग ऑफ करके माना जाता है। तो आंसर ऑप्शन में जो है 2 तरह से दिया जाता है, एक तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन वाला दे देगा, ये भी हो सकता है, यदि एग्जैक्ट वाला रहता तब तो एग्जैक्ट वाला मानते, लेकिन राउंडिंग ऑफ करके कभी कभी देता है, जैसे यहाँ 1 है तो 5 से ज्यादा है तो अगला 1 क्या होगा, इंक्रीज कर देगा। क्लियर है ना, ठीक है अंदर। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है, अरे ये जो R2/R1 जो था 3/2 था, तो बोले ना कि पावर को 1/2 को ही मैं अंदर पहले कर दिया, क्यों क्या प्रॉब्लम था, पावर मल्टीप्लाई होगा तो वही होगा, तो वही रूट वाला पहले कर दिए, उससे क्या फर्क है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि डबल स्टार कंसिस्ट ऑफ 2 स्टार्स ए एंड बी व्हिच हैव टाइम पीरियड ए टी ए एंड टी बी, रेडियस आर ए एंड आर बी एंड मास एम ए एंड एम बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप खुद समझो 2 स्टार सिस्टम्स है, एक ये स्टार है और एक ये स्टार है। नहीं मजा आ रहा है, चलो नहीं ये निकालता हूँ सिंबल। एक ये स्टार है, एक ये स्टार है। स्टार भी बहुत बड़ा बड़ा होता है, क्लियर है। दोनों का रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस है आर ए, इसका रेडियस है आर बी, क्लियर है। अब दोनों के बीच का, ये दोनों का मास भी दिया हुआ है एम ए एम बी, क्लियर है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं तो होगा ही, जिसका हायर मास होगा उसके नजदीक होगा। नहीं, हायर मास तो यहाँ पता है नहीं कौन है, नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम। अब देखो ये एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। अट्रैक्ट कर रहा होगा तो ये जो है एंगुलर वेलोसिटी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। नहीं, दोनों का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो डबल स्टार सिस्टम जो है एक दूसरे के म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स के कारण क्या होता है, रिवॉल्व करेगा। किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो आप खुद समझो, हमेशा तो ये सीधे में रहेगा। तो ये यदि एक चक्कर लगाया तो ये कितना, 2 चक्कर लगा देगा, एक ही चक्कर लगाएगा यार। तो जितना इसका टाइम पीरियड होगा उतना ही इसका होगा। दोनों का ओमेगा क्या होगा, सेम होगा ना। 1 सेकंड में जितना सेंटर पर एंगल बनता है वही ओमेगा होता है। तो जितना ये रोटेट करेगा उतना ही ना सीधे में आने के लिए ये रोटेट करेगा। सामने वाला एंगल क्या होगा, जैसे मान लो कि ये यहाँ गया होगा तो ये यहाँ आ गया होगा, तो जितना ये एंगल रोटेट किया होगा उतना ही ये। तो 1 सेकंड में जितना एंगल बनता है वही ना ओमेगा होता है। तो दोनों का ओमेगा क्या होगा, सेम होगा। ये 2π/t होता है, 2π/t होता है। तो TA बराबर क्या हो जाएगा, TT। क्लियर है, ठीक है ना। आप खुद समझे, यदि ये एक चक्कर लगाए तो ये भी एक चक्कर लगा देगा। तो एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है वही ना टाइम पीरियड होता है। तो दोनों में तो टाइम सेम ही लगेगा, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये बिना फिगर बनाए हुए भी आप कर सकते हो। TA बराबर TT, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको टोटल समझ में आ गया होगा, और आप इसको जा करके फिर से एक बार अपने से बनाना, और बनाने के बाद यदि कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आप वीडियो में भी इसको डाल दूंगा। जितना भी पढ़ा रहा हूँ सब यूट्यूब पर मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। इसको आप कर करके आप लोग क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना। और जितना भी आईटी का क्वेश्चन रहेगा सबका मैं करते जा रहा हूँ, ठीक है ना। ईच चैप्टर का करते जा रहा हूँ ताकि आप सबका बनना। हम तो बोलेंगे कि नीट वाला जो है ना, नीट वाला क्वेश्चन बैंक को एकदम रख दो साइड, और खाली आईटी का क्वेश्चन बैंक बना करके जाना, मजा आ जाएगा, एकदम चुटकी में सब उड़ जाएगा। तो इसलिए हाई लेवल थोड़ा सा बनाना बहुत जरूरी है, वो सब चुटकी में उड़ जाएगा, ठीक है। बाकी जगह देखिएगा आलतू फालतू जो मटेरियल दे करके पढ़ाया जाता है, या उससे कोई बेनिफिट है। सबसे अच्छा आईटी का क्वेश्चन बैंक और नीट का क्वेश्चन बैंक को करो, आपको रिजल्ट श्योर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे बात को आप 100% आप समझे होंगे, और मेरे बात को आप फॉलो करके जाइए, और आईटी नीट में बहुत अच्छा रैंक रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।